ओके आज हम लोग बात करेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम की, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम की। वी आर हियर टू टॉक अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके एमएनएस का एग्जाम है, तो एमएनएस के एग्जाम में बेसिकली हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं, यानी मानव कार्यकी पे, ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो इस क्रम में हम लोगों ने अभी तक डाइजेस्टिव सिस्टम देख चुके हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम की, यानी कि उत्सर्जन तंत्र की। तो उत्सर्जन बेसिकली व्हाट इज़ द एक्सक्रेशन, बिफोर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द एक्सक्रेशन, तो आज हम लोग इसको फिनिश कर लेंगे एंड देन यू हैव टू डू द क्वेश्चंस ऑन द एक्सक्रेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये सब प्रश्न भी हम लोग सॉल्व करेंगे और जो ट्रेंड क्वेश्चंस आए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन क्या है, उत्सर्जन क्या है? Okay, very good. The removal of the waste material from the body. But one thing must add on this कि removal of the harmful waste, toxic waste from our body, as it's also in the lesser harmful product. इन द लेसर हार्मफुल प्रोडक्ट, यानी कि बॉडी से बाहर जो हम प्रोडक्ट को करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को करते हैं, वो कम हार्मफुल प्रोडक्ट, जैसे अमोनिया को हम यूरिया के फॉर्म में बॉडी से बाहर करते हैं। तो ये एक जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। वी हैव ऑल्सो प्रोड्यूस CO2, यानी हमारे बॉडी के सेल्स में बहुत सारे जो है वेस्ट जनरेट होते हैं, उन सब को टाइम टू टाइम बॉडी से रिमूव करना होता है। तो फर्स्ट इज कि वाई इज एक्सक्रीशन नेसेसरी। वाई इज एक्सक्रीशन नेसेसरी, एक्सक्रीशन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? एक्सक्रीशन तो हमको पता है, द रिमूवल ऑफ बॉडी, ऑल दिस थिंग। वाई इज एक्सक्रीशन इज नेसेसरी? इन ऑर्डर फॉर सेल्स टू स्टे अलाइव दे मस्ट कंटिन्यू इनटेक वाटर एंड अदर मॉलिक्यूल, यानी जो कोशिकाएं हैं उनको जीवित रहने के लिए हमेशा निरंतर रूप से जल और अन्य पदार्थों की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर ये एक्सक्रीट ना करें, अगर ये एक्सर्जन ना करें, तो ये स्वेलअप कर जाएंगी, ये ग्रो करेंगी, ये लार्जर हो जाएंगी। इसीलिए इनको बहुत सारे मटेरियल्स को शरीर से बाहर करना होता है। द सेल्स वुड कंटिन्यू टू गेट बिगर एंड बिगर इफ़ दे ओनली टुक इन मॉलिक्यूल्स, यानी अगर जो सेल्स हैं अगर वो केवल मॉलिक्यूल्स को ही लेती रहेंगी तो वो ग्रो कर जाएंगी और वो उनके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए उनको मटेरियल को इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि हम बात एक्सक्रीशन की कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी की कर रहे हैं, और एक्सक्रीशन जो होता है वो हम सेलुलर लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं, हम उसको सेलुलर लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं। बट गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के एक्सक्रेशन को हम कोशिका के स्तर पे देख रहे हैं। ठीक है, हर जितनी बॉडी सेल्स हैं उनके लेवल पे देख रहे हैं। दे मस्ट ऑल्सो एक्सपोर्ट मॉलिक्यूल्स, यानी कि उनको जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको बाहर करना होता है। दीज मॉलिक्यूल्स मे बी इम्पोर्टिंग सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एज सच एज हार्मोन, यानी कि ये जो अणु हैं जिनको हमको बाहर करना होता है कोशिका के, ये कई तरीके के हो सकते हैं। हार्मोन्स भी हो सकते हैं जिनको हमको शरीर से बाहर करना होता है, क्योंकि वो सिग्नल के तरीके से काम करते हैं। आपको पता है हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स डेवलप होते हैं। तो इन जो हार्मोन्स का जो काम क्या होता है कि ये हमारे बॉडी को सिग्नल देते हैं। लाइक हमारे बॉडी की ग्रोथ जो होती है वो ग्रोथ हार्मोन से होती है ना। इंसुलिन जो जनरेट होता है वो हमारे बॉडी में ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। तो ये सारा कुछ करते हैं। और दे मे बी मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज ऑन देयर वे टू अदर सेल। दूसरी चीज़ ये क्या हो सकते हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ग्लूकोज के अणु भी हो सकते हैं। ग्लूकोज के जो अणु होते हैं वो ज़रूरी होते हैं हर सेल के लिए, और एक सेल से दूसरे सेल से पहुंचने के लिए, क्योंकि उसको रेस्पिरेशन से हमको ऊर्जा मिलती है। on their way to other cell, or they may be waste product of cellular metabolism that cell need to dispose। ठीक है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म यानी कोशिकीय उपापचय के दौरान बहुत सारे ऐसे पदार्थ बनते हैं, दे नीड टू डिस्पोज, यानी उनको शरीर से बाहर करना होता है और डिस्पोज आउट करना होता है। लाइक हम अपने घर में, हम अगर किचन में अपना खाना बनाते हैं, जब खाना बनाने के दौरान हमारा बहुत सारा ऐसा मटेरियल निकलता है जो क्या होता है, वेस्ट होता है, छिलके होते हैं, बहुत सारा रबेज, वेस्ट वाटर होता है। तो हम उनको फूड के साथ नहीं रख सकते कि चलो बनाना भी खाते हैं, बनाना की पील भी, केले के छिलका भी रख लेते हैं, है ना, और आटे भी रखते हैं, प्याज काटी प्याज का छिलका भी रख लेते हैं और डिनर के टेबल में सजा सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते, हमको सबको क्या करना होता है, बाहर करना होता है। वी हैव टू बी रिमूव्ड ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द फूड। तो सेम थिंग हमें अपने बॉडी के साथ भी ये काम करना होता है, और ये काम हम, इट इज़ नॉट द डिज़ायर्ड थिंग, ये हम खुद नहीं करते हैं, ये हमारा डिज़ायर नहीं है, ये हमारा इस पर कंट्रोल नहीं है। ये सारा फंक्शन हमारी बॉडी में इटसेल्फ होता रहता है।
These are the function that takes place inside our body itself without any effort. ठीक है. थर्ड पॉइंट है वेस्ट प्रोडक्ट. ये वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं? ये जो वेस्ट प्रोडक्ट की बात हो रही है कि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वेस्ट प्रोडक्ट कौन से हैं, किनको बोलते हैं? जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते. तो सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में अगर रिटेन कर जाता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को एक्सपेल आउट करते हैं, लेकिन इमेजिन अगर आप करें कि अगर आपके बॉडी में CO2 रिटेन कर जाए तो हमारे बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. हमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकती है CO2 के रिटेन करने से. यानी अगर किसी की ब्रीदिंग हो रही है, लंग्स अच्छे हैं लेकिन लंग्स पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं, लंग्स CO2 को बाहर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. तो कार्बन डाइऑक्साइड, ए वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन, इज डम्प्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड इवेंचुअली रिमूव्ड बाय लंग्स. यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे सेल्स के द्वारा ब्लड में डंप कर दिया जाता है, ब्लड स्ट्रीम में उसको बाहर कर दिया जाता है. और वो ब्लड जो है क्या करता है, जो ब्लड हमारे इस जो CO2 को लेके लंग्स के पास जाता है और लंग्स उसको शरीर से बाहर कर देता है. यानी हम जब सांस लेते हैं ना तो हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं. तो जब हम एक्सहेल करते हैं तो वही CO2 हमारे बॉडी से बाहर हो जाती है. ये भी एक एक्सक्रीशन है. दूसरा है अमोनिया. अमोनिया एक बहुत ही डेंजरस गैस है, पॉइजनस गैस है. अमोनिया, अगर आप सभी ने 12th में बायोलॉजी को पढ़ा है तो आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा, सभी ने किया होगा. तो अमोनिया इज़ ए वेरी डेंजरस फॉर्म ऑफ गैस. तो दिस वेस्ट कम्स फ्रॉम द सेल ब्रेकडाउन ऑफ ओल्ड प्रोटीन. ये जो अमोनिया होती है स्पेशली पुराने प्रोटीन के टूटने से बनती है, पुरानी कोशिकाओं के टूटने से बनती है. इट इज़ ऑल्सो वॉट मेक्स ब्लीच स्मेल. सो इन हाई कंसनट्रेशन इट इज़ अ पॉइजनस टू द सेल्स एंड मस्ट बी रिमूव्ड. ये हाई कंसंट्रेशन में हमारे सेल्स के लिए पॉइजनस होती है, जहरीली होती है, सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है, सेल्स के फंक्शन को ख़त्म कर सकती है. इसीलिए इसको निकालना ज़रूरी होता है. आपने एक पॉइजन के रूप में सुना होगा विच इज़ द मोस्ट पॉइजनस सब्सटेंस. आपको पता है विच इज़ द मोस्ट पॉइजनस सब्सटेंस? बहुत सारे लोग बोलते हैं ह्यूमन बॉडी में एक ऐसा सब्सटेंस होता है कि अगर कोई उसको अपने टंग पे रख ले और थोड़ा सा उसको खा ले तो उसका टेस्ट जानने के लिए वो जीवित नहीं बचता है ना. टेस्ट भी उसको नहीं पता चलता है कि पूरा क्या है. पोटेशियम साइनाइड. पोटेशियम साइनाइड KCN इज़ द वेरी डेंजरस प्रोडक्ट. कि वो एक बार अगर आपने अपने टंग पे रख लिया तो वो टोटल आपको डिस्ट्रॉय कर देता है. तो ये जो पॉइजनस सब्सटेंस है ना, ये सेल्स के रेस्पिरेशन साइकिल को तुरंत ब्लॉक कर देता है. इसी तरीके से अमोनिया भी कुछ है, इसीलिए इसको शरीर से बाहर करना जरूरी है. इट इज़ ऑल्सो मिक्स वॉट डी. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है रिमूवल ऑफ अमोनिया. अमोनिया का जो रिमूवल होता है वो थोड़ा स्पेशल होता है. वंस एक्सक्रीटेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम बाय सेल इट इज़ कैरिड टू द लिवर वेयर इट इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम अमोनिया इनटू द यूरिया विच इज़ लेस टॉक्सिक. यानी अमोनिया अपने आप में अमोनिया के फॉर्म में बाहर नहीं किया जाता बॉडी से, अमोनिया के रूप में बाहर नहीं किया जा सकता बॉडी से. अमोनिया को लेस टॉक्सिक सब्सटेंस जिसको यूरिया बोलते हैं उसके फॉर्म में बॉडी से बाहर किया जा सकता है. तो ये आप देखते हैं कि अमोनिया जो है हमारे शरीर में जो है ये ब्लड स्ट्रीम में जाती है, फिर लिवर के पास जाती है. तो लिवर जो है इस अमोनिया से जो है आपका यूरिया बनाता है, यूरिया फॉर्मेशन करता है लिवर में. लिवर क्या है? आपकी जो लिवर है ये पूरे बॉडी को आपका फंक्शन करती है, यकृत जिसको बोलते हैं. इट इज़ देन कैरिड फ्रॉम द लिवर टू द किडनी वेयर इट इज़ रिमूव्ड. किडनी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है और ये इनको शरीर से बाहर कर देता है. द जॉब ऑफ द किडनी, किडनी का जॉब क्या है? जो जॉब ऑफ द किडनी है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग द ब्लड बाय रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट, एक्सेस सॉल्यूट एंड एक्सेस वाटर एंड एक्सक्रीटिंग देम एज यूरिन. तो हमारे बॉडी में 1 पेयर किडनी होती है, हम सभी के बॉडी में एक 1 पेयर किडनी होती है. ये किडनी हमारे लिए एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल ऑर्गन है. किडनी का जो काम होता है वो हमारे ब्लड को प्यूरीफाई करने का होता है. हमारे ब्लड को वो क्या करती है? साफ़ करती है, प्यूरीफाई करती है, CO2 को निकालती है, ऑक्सीजन देती है और ब्लड को साफ़ करती है. जिनके बॉडी में किडनी फंक्शन ठीक से नहीं होते हैं उनको किडनी डिजीज़ होती है और उनकी यही चीज़ फंक्शन जो है डायलिसिस के रूप में होती है. जिनको किडनी का प्रॉब्लम होता है उनके बॉडी में जब किडनी काम नहीं कर रही होती है तो हम किडनी की बीमारी, ऐसी बीमारी जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं है आज भी. और किडनी की बीमारी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम होता है तो वो घटता नहीं है, बढ़ता है.
कभी भी घटेगा नहीं। मेडिकेशन ओनली टू स्लोअर डाउन द रेट ऑफ ग्रोइंग दिस डिजीज़। तो वो क्या करता है, तो जब किसी ने डायलिसिस देखा है तो वो ब्लड को डायलिसिस में क्या करते हैं, बाहर ही उसको साफ़ करते हैं और उसमें से सारी चीज़ों को हटाते हैं। तो बिसाइड रिमूविंग यूरिया इट इज़ ऑल्सो रिमूव एक्सेस सॉल्ट और ग्लूकोज और द रिमेनेंट ऑफ ड्रग्स एंड एक्सेस वाटर। यानी कि यहाँ हम ये जो आपका यूरिया है ना, ये केवल जो है आपके अमोनिया को और यूरिया को ही लिए नहीं है, ये ग्लूकोज, एक्सेस सॉल्ट और भी जो ड्रग्स के रिमेनेंट हैं उनको भी बॉडी से बाहर करता है। ठीक है। रेगुलेशन ऑफ वाटर लेवल, हमारे बॉडी में जो वाटर का जो रेगुलेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यानी जो पानी हम पीते हैं समय समय पर, हम और आप पानी पीते रहते हैं। तो पानी क्यों पीते रहते हैं, लोग बोलते हैं ना आप 8 ग्लास पानी पीजिए पूरे दिन में। अगर 8 ग्लास पानी आप पियेंगे तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम पानी पीते हैं ना तो हम अपने आप को डिटॉक्सीफाई करते हैं। हमारे बॉडी में जो बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं वो पानी पीते हैं। तो पानी पीने से हमारा जो किडनी होता है वो बेटर काम करता है और वो वाटर्स के माध्यम से हमारे बॉडी में बनने वाले जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस हैं तो उनको बाहर करता है। और जब बॉडी से जो टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर होते हैं तो हमारी बॉडी ग्लो करती है, हमारी बॉडी बेटर फंक्शन करती है। ये उसका रोल है। तो दे किडनी आर एबल टू इफ द ब्लड बिकम इट टू डाइल्यूट और टू कंसनट्रेटेड विथ सॉल्यूट देन इट कैन इंटरफेयर विथ नॉर्मल सेलुलर एक्टिविटी, रिकॉल हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ओके तो हमारा जो ब्लड है वो कभी बॉडी के अंदर जो रहता है वो ब्लड कभी बहुत डाइल्यूट होता है यानी पतला हो जाता है, बहुत कभी कभी कंसनट्रेटेड गाढ़ा हो जाता है और वो इन सभी के कारण होता है। और ये जो एक्टिविटी है वो कोशिका में 3 तरीके के स्टेट को बनाती है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। आई थिंक ये आप जानते होंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस? जब बाहर के मीडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और अंदर का कम, तो मतलब जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में कोई चीज़ मूव करेगी तो नहीं, वो हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक उल्टा। सी व्हाट इज द इशू, आप सिंपल से जानते हैं जो वाटर है, वाटर किधर फ्लो करता है, हायर साइड से लोअर साइड से। वाटर कभी भी अगेंस्ट हाइट नहीं वो करेगा, अगर करेगा तो आपको फोर्स देना होगा। अगर आपको पानी नीचे से फर्स्ट फ्लोर पे अगर आपको पानी चढ़ाना है तो आपको पंप लगाना होगा, तब पानी ऊपर चढ़ेगा, अदरवाइज़ ऐसे पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा। लेकिन पानी को अगर ऊपर से नीचे लाना हो तो उसके लिए आपको कोई फोर्स लगाने का ज़रूरत नहीं है, नेचर है उसका फ्लो करने का, हायर टू लोअर। तो ये जो सॉल्यूशंस होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। 2 सॉल्यूशंस में से अगर एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है देन दूसरे के तो वो हाइपर हो गया, ये हाइपो हो गया। जिसकी कम है वो हाइपो हो गया। आइसोटोनिक का मतलब होता है दोनों का कंसंट्रेशन एक बराबर होगा। अगर एक बराबर होगा तो मूवमेंट किधर भी नहीं होगा, यानी अगर सरफेस पे पानी को आप डाल दो प्लेन सरफेस पे तो पानी रुका रहेगा क्योंकि वो कहीं पर इंक्लाइंड नहीं है। ठीक है, तो ये इसका इशू है। द किडनी आर एबल टू रेगुलेट वाटर कंसंट्रेशन इन द ब्लड बाय रिमूविंग एक्सेस वाटर इफ द ब्लड इज टू डाइल्यूट और कंजर्विंग वाटर इन द ब्लड इफ इट इज़ नॉट डाइल्यूट इनफ। यानी जो किडनी होती है वो हमारे शरीर से पानी को भी बाहर करती है, पानी की मात्रा का भी नियमन करती है, पानी को भी रेगुलेट करती है। और हमारे ब्लड के लोग, आप लोग बताते हैं थिक ब्लड और डाइल्यूट ब्लड का क्या इंपॉर्टेंस है। लोग इसमें मैंने कई बार यूज़ किया है कि डाइल्यूटेड ब्लड है, कंसनट्रेटेड ब्लड है। डू यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस ब्लड? जैसे थिन ब्लड है ना, मैंने अभी आप लोग जब पढ़ जाएंगे एमएनएस में इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे तो जो थिन ब्लड है, पतला ब्लड है जिसको बोलते हैं डाइल्यूट ब्लड, जो पतले जो खून का क्या महत्व है और जो जिनका कंसनट्रेटेड ब्लड होता है, डार्क ब्लड होता है, उनका क्या महत्व है। जिनको हार्ट का प्रॉब्लम होता है ना, तो हार्ट के प्रॉब्लम में क्या होता है, ब्लड थिक होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है तो ब्लड जमता है और मेल्ट करता है। तो वो जो हमारी कैपलरीज होती हैं उसमें ब्लड जमने लगता है क्योंकि गाढ़ा होता है और उसके कहने से जो ब्लड का फ्लो है वो रुकता है और हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, होती है। जो थिन ब्लड होता है, पतला ब्लड होता है ना, वो इजी फ्लो करता रहता है। जाड़े के दिनों में जब ठंड होती है तो लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि ब्लड हमारे बॉडी में जो फ्लो उतना तरीके से नहीं करता, गाढ़ा हो जाता है। इसीलिए जिनको हार्ट का प्रॉब्लम होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, उनको ब्लड पतला करने की दवा दी जाती है। उस दवा का नाम होता है इकोस्प्रिन AV75।
जो इकोस्प्रिन दवा जो दी जाती है उसका काम होता है ब्लड को पतला करना। तो हेपारिन भी देते हैं। जी हेपारिन का इंजेक्शन। हाँ, हेपेरिन भी दे सकते हैं, लेकिन हेपेरिन इज़ द उस केस में देते हैं जब स्थिति थोड़ा सीरियस हो। हेपेरिन इज़ द एंटीकोआगुलेंट प्रोटीन, हेपेरिन that is a protein, but ecosprin AV75 is the medication that is used to dilute the blood, and the ecosprin is a two side, ecosprin plain and ecosprin AV75 it is the कोलेस्ट्रॉल, यानी इकोस्प्रिन दो तरह की आती है। अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम होता है तो एक इकोस्प्रिन लेते हैं, और इकोस्प्रिन AV75 जो है कोलेस्ट्रॉल के लिए यूज़ होती है। खैर, इसके हम लोग आगे चलते हैं, किडनी का फंक्शन देखते हैं कि किडनी कितना हार्ड काम करती है। व्हाट इज़ द हार्ड वर्क ऑफ द किडनी? द टू किडनी इन द बॉडी रिसीव बिटवीन 1100 to 2000 लीटर ऑफ ब्लड पर डे अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द कार। यानी कि एक किडनी, जो हमारे बॉडी में जो दो किडनियां हैं, दोनों किडनियां लगभग 2000 लीटर ब्लड को रिसीव करती हैं डेली पर डे। यू कैन इमेजिन 2000 लीटर ब्लड दे रिसीव पर डे। ठीक है, हमारे बॉडी में कितना ब्लड होता है? हाउ मच ब्लड इनसाइड आवर बॉडी? नो, 5.5 लीटर्स। 5 से 5.5 लीटर के करीब हमारे बॉडी में ब्लड होता है, एवरेज, ऑन एन एवरेज। किसी में हो सकता है ज़्यादा हो, क्योंकि लेकिन ऑन एन एवरेज अगर कर लें तो 5 से 5.5 लीटर ब्लड होता है। यही ब्लड पूरा किडनी में घूमता रहता है प्योर इम्प्योर करके। तो लगभग 2000 लीटर जो ब्लड है वो एक बार किडनी में पूरे दिन में घूम आता है। ठीक है, बिकॉज द बॉडी हैज़ ओनली अबाउट 5.6 लीटर ऑफ ब्लड। यो ब्लड रन थ्रू द किडनी टू बी क्लीन अबाउट वंस एवरी 4 मिनट्स। यानी कि हमारी बॉडी में चूँकि ब्लड 2000 लीटर बह जाता है किडनी से होके, तो हर 4 मिनट पर पूरे शरीर का जो ब्लड है, यानी 5 लीटर जो ब्लड है वो किडनी को घूमाता है पूरी किडनी में एवरी 4 मिनट पे, और वो उसको क्लीन करता है। ठीक है, आगे बढ़े। ये कुछ एक डायग्राम है जो आप देख सकते हैं, किडनी का डायग्राम है ये। वंस इज़ अ पेयर ऑफ द किडनी, इट इज़ अ पेयर ऑफ किडनी। दो किडनी हैं, दो वृक्क हैं जो एक पेयर के रूप में आपको दिखे गए हैं। ये जो पेयर ऑफ किडनी है ये ही हमारे बॉडी में जितना टॉक्सिन को रिमूव करती हैं। ये आपको दो चीज़ें दिखी गई हैं, एक ब्लू दिख रही है, एक रेड दिख रही है। एक है वेन और एक है आर्टरी। वेन को शिराएं बोलते हैं, आर्टरी को धमनी बोलते हैं। आर्टरी जो रेड है वो प्योर ब्लड है, ब्लू जो है इम्प्योर ब्लड है। जो आर्टरी है वो हार्ट से प्योर ब्लड को लेके जाती है अदर ऑर्गन तक। वेन्स क्या करती है, वो इम्प्योर ब्लड को लेके वापस लंग्स तक जाती है, हार्ट तक जाती है। सर आर्टरी का ल्यूमेन बड़ा होता है ना? आर्टरी का ल्यूमेन, हाँ, आर्टरिकल ल्यूमेन कंपैरेटिवली लार्जर होता है, और उसमें वॉल्व होते हैं जो उसको पीछे आने नहीं देते। आर्टरी का ल्यूमेन बड़ा होता है, आर्टरी में फोर्सफुली ब्लड जाता है, फोर्स के साथ जाता है, जबकि वेन्स में धीरे धीरे ब्लड आता है। और इसी जो ब्लड जो जिस फोर्स के साथ आर्टरी में बहता है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, दैट इज़ अ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो वेन से वापस आता है उसको डायस्टोलिक बोलते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर जिसका लो होता है ना, वो ज़्यादा डेंजरस कंडीशंस होती हैं। तो ये है। उसके बाद इस किडनी से दो पेयर आई हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो रही हैं ये सारा, फिर यूरेथ्रा के मीडियम से ये यूरिन पास हो जाता है। और ये आपका ये जो ब्लड है ये प्योर एंड इम्प्योर ब्लड का एक स्कीमेटिक डायग्राम आपके सामने दिया है। ये एब्डोमेन में होती है, किडनी हमेशा एब्डोमेन में होती है। और किडनी अपने आप में ऐसा फंक्शन है, जैसे अगर आपने किसी से कहा कि मुझे आज जो पढ़ाया गया है उसका नोट्स दे दो, और किसी ने आपको देने से इनकार कर दिया, तो हम लोग अक्सर बोलते हैं कि किसी से मैंने कुछ मांगा और उसने ऐसे देने से इनकार कर दिया जैसे मैंने उससे गुर्दे मांग लिए, किडनी मांग ली, है ना। तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द किडनी। किडनी हमेशा पेयर में होती है, लेकिन कोई किसी को एक पेयर किडनी, एक सिंगल किडनी अगर दे देता है तो उसकी लाइफ हाफ हो जाती है। यहाँ तक कि लोगों की जो किडनी ख़राब होती है तो फैमिली मेम्बर भी अपनी किडनी उसको नहीं देते हैं, क्योंकि फैमिली मेम्बर अगर वो किडनी दे दे तो उसका एक किडनी से लाइफ कोई सर्वाइव कर सकता है। यानी अगर किसी के बॉडी में एक किडनी है, सिंगल किडनी है, तो भी वो सर्वाइव कर सकता है। ऐसा नहीं कि उसकी डेथ हो जाएगी, एक किडनी भी सारा काम करेगी जी, लेकिन ये होगी उसका वर्कलोड बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। बस ये एक फ़र्क है। लोग कभी कभी कुछ लोगों का जन्म से एक किडनी होती है, सम पीपल हैव द बाई बर्थ दे हैव द सिंगल किडनी। जी, ये डिसऑर्डर ही है, दिस इज़ अ डिसऑर्डर। बाई बर्थ दे हैव अ सिंगल किडनी।
और सिंगल किडनी होने के बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं। किडनी स्टोन भी होते हैं, किडनी स्टोन होते हैं वो किडनी को फंक्शन को प्रॉब्लम करते हैं। तो सिस्ट इस जो होती है वो भी एक तरह से मास ऑफ है। तो ये सारा कुछ जो है नेफ्रॉन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर जो स्टोन बनता है ना, जो स्टोन कैल्शियम ऑक्सीलेट जो होता है वो नेफ्रॉन को डिस्ट्रॉय तो नहीं करता, लेकिन किडनी के फंक्शंस को रोकता है। किडनी का जो फंक्शन है, जो किडनी का फंक्शन को रोकता है, तो हमारे बॉडी में जो प्रोटीन का जो क्रेटिनिन है लेवल, अमोनिया है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब बढ़ने लगता है। तो उसके बढ़ने से क्या होता है कि जो स्वेलिंग आ जाएगी बॉडी में हर जगह, आँख के नीचे, फेस पर, फीट पर पानी जमा हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो किडनी है वो वाटर का रेगुलेशन करता है, पानी को बाहर करता है। अगर किडनी में प्रॉब्लम आती है तो पानी हमारे बॉडी में रिटेन होना लगता है, यानी अगर इसको आप ऐसे प्रेस करोगे तो आपको स्किन प्रेस हो जाएगी। और सोडियम, पोटेशियम बढ़ने लगेगा। पोटेशियम एक डेंजरस प्रोडक्ट है, अगर किसी के बॉडी में पोटेशियम बढ़ता है तो उसको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकते हैं। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का क्या मतलब? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इज़ द टू इश्यूज़। अगर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है तो इसका मतलब ये है या तो पानी एक्सेस में पिया गया है कभी, या हो सकता है उनको शुगर हो, डायबिटिक हो, या कभी कभी इन्फेक्शन एक रीज़न होता है। क्योंकि यूरिनेशन जो पूरे बाई ओवर द डे जो यूरिनेशन होता है वो फिक्स होता है। तो कभी कभी फ्रिक्वेंसी और जो उसका हाउ मच द लीटर यूरिन फॉर्म्ड, देयर आर टू डिफरेंसेस ना। समटाइम्स यूरिन पासेस ऑन एन एवरेज 4 और 5 फ्रिक्वेंसी, बस दे एक्सक्रीट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ यूरिनेशन। बट समटाइम्स ये जो अमाउंट है बॉडी से बाहर आने का यूरिन का, इसका नहीं घटना चाहिए। फ्रिक्वेंसी घट बढ़ सकती है, हो सकता है कोई उतना ही अमाउंट को कम फ्रिक्वेंसी में हो रहा है, किसी में ज़्यादा हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर ये फ्रिक्वेंट हो रहा हो, बराबर हो रहा है, फ्रिक्वेंसी बढ़े या घटती है, तो ना किसी डिसऑर्डर की ओर शो करती है। स्पेशली डायबिटीज़ के केस में ऐसा होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये किडनी का कुछ स्कीमेटिक डायग्राम्स हैं। हमारे जो बॉडी में जो हर किडनी में लगभग 1 से 2 मिलियन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, यानी छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स मिलती हैं, नावाहिकाएँ मिलती हैं। 1 से 2 मिलियन मतलब 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 10 लाख यानी 20 लाख के करीब छोटी छोटी वाहिकाएँ होती हैं जो किडनी में मिलती हैं। और ये इनका जो काम होता है वो किडनी कुछ इस तरीके से होती है। आपकी किडनी में क्या है, आप देख रहे हैं कि ये एक बीन शेप्ड ऑर्गन है, यानी कि बीन शेप, चने के जैसा, मटर के जैसा एक ऑर्गन है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस तरीके से जो ब्लड विथ वेस्ट यहाँ पर एंटर करता है, अंदर जाता है, छोटी छोटी वाहिकाओं में, ट्यूब्यूल्स में जाता है, फिर क्लीन ब्लड इसके मेडुला से बाहर आता है, वो सप्लाई हो जाता है। और वेस्टेज यूरिन टू द ब्लडर, और जो वेस्ट है ब्लड से जो वेस्ट निकलता है वो यूरिन के माध्यम से यूरिन फॉर्मेशन होता है। एग्जैक्टली हमारे बॉडी में किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है और इकट्ठा होकर फिर आता है, बाहर हो जाता है। जो मेन ये सारा कुछ काम करता है इस किडनी को फिल्टर करने का, ब्लड को फिल्टर करने का, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेट। ये कप शेप्ड होता है जिसका मेन हर यूरिनरी ब्लैडर में होता है। इसका मेन काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड को छानना। ठीक है, ये सारा काम वो करता है। ठीक है, ये तो किडनी का छोटा सा फंक्शन था। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यानी यूरिन किस तरीके से बनता है, यूरिन का क्या है। इफ़ देर इज़ टू मच वाटर इन द ब्लड देन इट इज़ रिमूव्ड एंड पुट इन द यूरिन, यानी अगर हमारे बहुत सारा जो है जल पानी यूरिन में है तो वो शरीर से बाहर किया जाता है। इफ़ देर इज़ नॉट इनफ वाटर इन द ब्लड द किडनी विल नॉट रिमूव इट, यानी अगर बहुत सारा जल नहीं है तो किडनी इसको बाहर नहीं करेगा। मतलब वाटर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है आपके जितने भी वेस्ट हैं उनको बॉडी से बाहर करने के लिए। इसीलिए हम लोग पानी पीते रहते हैं। तो पानी अगर कोई नहीं पीता है तो उसके बॉडी से जो वेस्ट होंगे ना वो बाहर नहीं होंगे। यानी अगर कोई पानी पीना बंद कर दे, पानी नहीं पिए, तो उसके बॉडी से जो वेस्ट है ना वो बाहर नहीं होगा, क्योंकि पानी एक ऐसा माध्यम है जिनकी सहायता से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर होता है। दूसरा, इफ़ देर इज़ नॉट इनफ वाटर इन द ब्लड द किडनी विल नॉट रिमूव इट। इफ़ देर इज़ टू मच यूरिया और द अदर सॉल्यूट इन द ब्लड द किडनी विल रिमूव दीज एक्सेस सॉल्यूट by regulating solute numbers and water volume. The kidney normally maintain homeostasis in blood solute concentration, क्योंकि किडनी को वाटर के साथ साथ और भी सल्यूट को बाहर करना होता है, तो ये
होम्योस्टेसिस कंडीशन बनाती है। होम्योस्टेसिस को बोलते हैं कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन। इसको आप लिख सकते हैं, लिखेंगे होम्योस्टेसिस एक टर्म है। होम्योस्टेसिस इज द टर्म। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। नो, होम्योस्टेसिस द टर्म दैट मीन्स कांस्टेंट इंटरनल environment of the body. That means constant internal environment of the body. ठीक है, नेक्स्ट एरो में लगा के लिखेंगे दिस टर्म इज गिवन बाय द वॉल्टर बी कैनन। दिस टर्म इज गिवन बाय द वॉल्टर बी कैनन। This term is given by the Walter B. Cannon. This term is given by the Walter B. Cannon. Walter B. Cannon. B. G. Capital B. Cannon. Walter B. Cannon. दो चीज़ है, जैसे अभी आपने कहा ना टेम्परेचर, तो होम्योस्टेसिस का मतलब इससे स्टेबलाइजर होता है। स्टेबलाइज़र पहले लोग लगाते थे ना, एसी में लगे, ये रेफ्रिजरेटर में लगाते थे लोग, टीवी में भी लगाते थे, अब वो सारे इनबिल्ट होके आते हैं। तो स्टेबलाइज़र का काम क्या होता था कि हमारी बॉडी को हमारे जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको उतना करंट देना ही देना है। और अगर आपके रेफ्रिजरेटर में करंट कम हो गया, आपके टीवी में करंट कम हो गया, एसी में करंट कम, तो क्या हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। उसको उतनी सप्लाई चाहिए ही चाहिए। सप्लाई बढ़ गई तो भी वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो हमको एक स्टेबल टेम्परेचर, एक स्टेबल करंट उसमें मेंटेन करना ही होता है, इसलिए हम लोग उसमें स्टेबलाइज़र यूज़ करते हैं। उसी तरह से हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को भी एक स्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए, और उस स्टेबल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के जो टर्म है दैट इज़ नोन एज द होम्योस्टेसिस। इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ द टेम्परेचर, इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.5 फ़ारेनहाइट, 97. 98 पॉइंट और कुछ है केल्विन में कितना है, केल्विन में कितना है, सिंपल कैपिटल T इज इक्वल टू 273 प्लस स्मॉल t मीन्स 310 डिग्री केल्विन। जो कैपिटल T मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, तो केल्विन में निकालने का एक फार्मूला होता है 273 प्लस t। तो अगर ये पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो इसको लिख ले। आवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज, ये सब क्वेश्चंस थे आपके इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन फिजियोलॉजी के। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 डिग्री केल्विन, और 310 डिग्री केल्विन। ठीक है, तो 310 डिग्री, ये तीनों पैरामीटर क्या है, एक है। यानी अगर आपसे पूछा जाए सामान्य बॉडी टेम्परेचर, तो ये तीनों पैरामीटर एक हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग नहीं है। दूसरा प्रश्न ये है कि अगर जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर 3 पैरामीटर चेक करता है बॉडी के फिजिकल एक्टिविटी को चेक करने के लिए। पहला है बॉडी वेट चेक करता है, दूसरा आपका चेक करता है टेम्परेचर चेक करता है, और तीसरा ब्लड प्रेशर चेक करता है। ये तो 3 पैरामीटर जब आपको चेक होते हैं तो उसको आपके बॉडी की स्थिति पता चलती है। यानी कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका भी एक इंडिकेशन होता है, और टेम्परेचर घटता है तो इसका भी एक इंडिकेशन होता है। जो लोग क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं उनकी बॉडी जब आप टच करेंगे तो देखेंगे इट इज़ टोटली कोल्ड। यूरिन के सैंपल को भी चेक किया जाता है ना? वो तो ब्लड भी सैंपल हो चेक होगा, यूरिन भी चेक होगा। ये तो इंटरनल पार्ट है ना बॉडी के डाटा द इंटरनल पार्ट। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास पहले जाओगे तो डॉक्टर आपका क्या करेगा, तुरंत आपका टेम्परेचर लेगा, आपका ब्लड प्रेशर लेगा, और आपको क्या करेगा, आपसे कहेगा आपका वेट चेक कर ले। हेमाटोमीटर यूज होता है। हाँ, वो सब बाद, लेकिन फर्स्ट जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है आपका बहुत करेगा, आपसे कहेगा आ करिए, वो आपका टॉर्च से आपके टंग को देखेगा, आपकी आइज़ को देखेगा, फिर और कुछ उसको समझ में नहीं आएगा, आपके नेल्स दिखाइए, है ना। हाँ, फिर आपके बहुत जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे वो आपके पल्स देखेंगे। लेकिन अब ऐसे डॉक्टर रहे नहीं जो पल्स देख के बीमारी बता दे। वो सब क्या करते हैं, आपको बड़े बड़े टेस्ट लिखेंगे,
कि ये सब टेस्ट कराओ के और तब देखते हैं, लेकिन इतना जो चेक हो जाता है ना आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, इसमें बहुत कुछ पता चल जाता है कि बॉडी का फंक्शन कितना क्या कर रहा है, सारा कुछ इंडिकेट करता है। तो इफ़ देयर इज़ टू मच यूरिया or other solute in the blood, the kidney will remove the excess solute by regulating solute member and water volume. The kidney normally maintain homeostasis in blood solute concentration. ये factors that affect kidney को affect करने वाले जो factor हैं उसमें सबसे पहले ADH हार्मोन है जिसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है ये इसका जो मेन फंक्शन है ये एक बीमारी को बनाता है जिसको बोलते हैं जी वैसोप्रेशन भी इसका नाम है। ये एक बीमारी को बनाता है जिसको बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस इज कॉज्ड बाय द ADH हार्मोन। देयर आर टू टाइप ऑफ डायबिटीज़, डायबिटीज़ मेलिटस दैट इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज़, डायबिटीज़ इंसिपिडस इज द अनदर फॉर्म ऑफ डायबिटीज़। ठीक है, जो शुगर होती है दो तरीके की होती है, एक डायबिटीज़ मेलिटस, एक डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ मेलिटस को बोलते हैं डायबिटीज़ DIABETES डायबिटीज़, मेलिटस को बोलेंगे MELLITUS दैट इज़ डायबिटीज़ मेलिटस। और एक होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस INSIPIDUS डायबिटीज़ इंसिपिडस, डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो डायबिटीज़ जो इंसिपिडस होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ ADH हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ADH हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ADH और एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। ठीक है, और जो डायबिटीज़ मेलिटस होता है वो आपका होता है लैक ऑफ इंसुलिन हार्मोन, होता है इंसुलिन हार्मोन के कारण। ठीक है, अल्कोहल इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ ADH मीन्स मोर यूरिन वॉल्यूम। जो लोग अल्कोहल पीते हैं, यानी जो लोग अल्कोहल पीते हैं, विस्की पीते हैं, अल्कोहल जब पीते हैं, अल्कोहल लगाना नहीं है। कुछ लोगों ने सैनिटाइज़र को पी लिया कुछ जगह, है ना, कुछ लोगों को अल्कोहल नहीं मिला, उनको लगा कि अरे अल्कोहल इसमें 70% अल्कोहल पाया जाता है, तो उन्होंने कहा कि बस काम बन गया। और कभी लोगों ने सैनिटाइज़र भी पी ले गए, है ना। तो जो अल्कोहल जो पीते हैं, तो अल्कोहल क्या करता है, इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ ADH के सिक्रीशन को कम करता है और यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ाता है, यानी यूरिन ज़्यादा पास होती है। एल्डोस्टेरोन प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द किडनी। एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन होता है जो कि एक्सेस लॉस ऑफ सोडियम को हमारे बॉडी से बताता है। कैफीन दूसरा पॉइंट है, इंक्रीज द रेट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर लॉस फ्रॉम द किडनी। कैफीन यानी कॉफ़ी में जो मिलता है, अगर आप कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं तो ये आपके वाटर लॉस को, सॉल्ट को किडनी से बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज रेट ऑफ वाटर लॉस फ्रॉम द किडनी, यानी अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हुई आपका जो है वाटर लॉस बढ़ता है। ठीक है, आगे करें। दिस इज द समरी। Factors that affecting kidney functions. Factors that affecting kidney function: antidiuretic hormone prevent excess water from the loss from the kidney, यानी जो एंटीडायूरेटिक हार्मोन है ये हमारे बॉडी से जो पानी अधिक मात्रा में न उसका क्षय हो वो बचाता है। अल्कोहल इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ ADH, जो अल्कोहल होता है वो एंटी डायरेटिक हार्मोन्स के सिक्रेशन को कम करता है और यानी कि यूरिन का वॉल्यूम वो ज़्यादा होता है। एल्डोस्टेरोन प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द किडनी, जो एल्डोस्टेरोन होता है वो एक्सेस जो है, जो लॉस होता है सोडियम का एंड वाटर का किडनी से, उसको बचाता है। कैफीन इंक्रीज रेट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर लॉस फ्रॉम द किडनी। कैफीन जो है इंक्रीज रेट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर लॉस फ्रॉम द किडनी, यानी कि सॉल्ट के और वाटर के किडनी के लॉस होने को बढ़ाता है। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज रेट ऑफ वाटर लॉस फ्रॉम द किडनी। किडनी की बीमारी का दो मुख्य कारण हैं, लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ एंड लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर। यानी अगर किसी को लंबे समय से डायबिटीज़ है, किसी को लंबे समय से ब्लड प्रेशर है, तो उनकी किडनी खराब हो जाती है, किडनी खराब होती है। और किडनी एक बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है, तो इसीलिए हमेशा अपने बॉडी को हाइड्रेट करना चाहिए। हाइड्रेट का मतलब पानी। शुगर और इन सब की वजह से कई सारे बॉडी पार्ट्स लोगों के डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। शुगर इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जी जो हमारा शुगर होता है अगर वो ब्लड में रिटेन होता है, ब्लड में बना रहता है, तो हमारे 2-3 इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट को हार्म करता है, स्पेशली हार्ट, ब्रेन एंड किडनी। ये सारे वाइटल फंक्शन हैं।
क्यों करता है? इसलिए करता है कि वो जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो ग्लूकोज होता है, तो सर एक्सटर्नली भी देखा है मैंने। सर प्रोस्टेट जो बढ़ता है तो ब्लैडर को प्रोस्टेट इज़ अ काइंड ऑफ कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर जिसको बोलते हैं, प्रोस्टेट की ग्रोथ को। तो कैंसर जो होता है कहीं पर भी बॉडी में होता है, किसी भी जगह किसी को भी होता है, वो दैट इज़ अ इफेक्ट ऑफ ऑन्कोजीन। वो जीन के इफेक्ट होता है, वो जीन आपका एक्टिवेट हो जाएगा। जीन सब में होता है, डिवाइडिंग जीन सब में है, किसी में एक्टिव है, सब में इनएक्टिव फॉर्म में होता है, कंट्रोल्ड होती है। लेकिन अगर किसी में एक्टिव हो गया वो जीन, किसी भी कारण से एक्टिव हो सकता है उसका कारण कोई कैंसर को कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता, तो प्रोस्टेट को कंट्रोल करने कैंसर को कंट्रोल करने के लिए अभी हमारे पास 2 थेरेपीज़ हैं। एक है केमोथेरेपीज़ हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि अगर पर्टिकुलर किसी जगह कैंसर है तो हम उसके आसपास जो है कुछ केमिकल का एक्सपोज करते हैं, रेडिएशन करते हैं। तो उस रेडिएशन से क्या होता है, उसके आसपास की जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ कम हो जाती है, जिसको पहले की भाषा में सेकाई बोलते थे, पहले की लैंग्वेज में बोलते थे कि सेकाई करा लो। तो हाँ, अब पहले सेकाई का मतलब क्या होता है, गर्म चीज़ कोई उसके ऊपर डाल दो आप। तो गर्म चीज़ हम हमारे अपने इस स्किन के ऊपर एक प्रेस गर्म डाल दें तो क्या हो जाएगा, सेल्स विल बी बर्न, सेल्स क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे, यहाँ की कोशिकाएं क्या हो जाएंगी। हाँ, इसमें हम अगर इसको अपने हाथ की सेल्स पे एक हाई टेम्परेचर डाल दें तो ये क्या करेगा, यहाँ के पार्ट को हमारे जला देगा, ख़राब कर देगा। तो अगर इसमें कोई ऐसी सेल्स हैं जो कैंसरस हैं किसी के बॉडी में, तो क्या कर देगी, उसको ख़त्म कर देगी, डैमेज कर देगी। तो यही इस थेरेपी का पार्ट है जिसको हम लोग केमोथेरेपी बोलते हैं। इसका नुकसान क्या है कि टारगेट ये है, लेकिन हार्म कितने को होता है, इतने को हो जाता है। मतलब इसमें कुछ ऐसी सेल्स हैं जो एक्टिव हैं, ठीक हैं, लेकिन उनको भी हार्म हो जाता है। और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, लोगों के बाल झड़ते हैं, स्किन कलर चेंज हो जाता है, यानी जो जी एनीमिक हो जाते हैं, HB लेवल बहुत डाउन चला जाता है, जो लोगों का स्किन कलर जो फेयर है वो डार्क हो जाते हैं, डार्क वाले फेयर हो जाते हैं ना। सीरियसली अभी मैंने एक पर्सन को देखा है, वो केमो ले रहे हैं और वो बहुत डार्क शेड के थे, अब उनको जाके देखो तो लगता है अरे ये जो फेयर शेड, तो उनके लिए वो पॉजिटिव कर गया है। तो खैर अलग अलग चीज़ें होती हैं। Chemo is the combination of the chemical as well as radiation, while the radiotherapy is totally on the radiation. दूसरा होता है रेडियोथेरेपी टारगेटेड होती है। जैसे आप टॉर्च जलाते हो ना, तो टॉर्च की रोशनी अलग होती है, लेज़र की रोशनी अलग होती है। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? टॉर्च जलाते हो ना, लेज़र आप देखते हो कि स्पेसिफिक पॉइंट हमको यहाँ पॉइंट करना है तो हम 12 पे ही पॉइंट करेंगे। तो उसी तरीके से रेडिएशन थेरेपी होती है ना, वो उसी पर्टिकुलर सेल पे जाके असर डालती है, मतलब उसी पर्टिकुलर रीजन पे। और जो टार्च होगा वो इतने बड़े रीजन पे स्कैटर्ड करेगा। अब जो नैनो मेडिसिन आ रही है वो केवल क्या करेगी, उसी पर्टिकुलर सेल पे ही डालेगी असर। तो वो ये सब एडवांस की चीज़ें हैं, अभी तो नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पे ऐसा होगा। तो जो केमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है, वो दूसरा है ऑपरेट कर देना, यानी जहाँ पर भी कैंसर है उसको बॉडी से बाहर निकाल देना। वो ऑपरेशन तो सर एनी नॉर्मल के बाद ही होता है। इंटरफेरोन्स का भी तो वर्क होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में। इंटरफेरोन्स का ट्रीटमेंट होता है, लेकिन कैंसर के ट्रीटमेंट में हम क्या, जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किसका, कैंसर का ट्रीटमेंट इंटरफेरोन्स इम्यून सिस्टम को एनहांस करते हैं, लेकिन कैंसर इम्यून सिस्टम का केस ही नहीं है ना। कैंसर इज द नॉट द केस ऑफ इम्यून सिस्टम। कैंसर इज द स्टेज ऑफ द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स इनसाइड आवर बॉडी। वहाँ पे सेल्स डिवाइड होती है, वो कहीं पर भी ग्रोथ हो। अगर किसी को माउथ का कैंसर है तो वहाँ सेल ग्रो करेंगी, जिसको लोग बोलते हैं कि ट्यूमर बन गया है या गांठ बन गई है। अक्सर सुनते होगे ना, आपकी कहीं गांठ हो तो तुरंत आप चेक कराओ। तो गांठ का मतलब क्या होता है कि वो सेल्स डिवाइड होकर इतना कोई गांठ कहीं बन जाती है। थोड़ा सा ग्रोथ को बायोलॉजिकली इनएक्टिव करने की कोशिश करते हैं वो हार्मोन्स, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि बॉडी में अगर ऑन्कोजीन एक्टिव हो गया है ना, तो 2 स्टेज होती है कैंसर की। ट्यूमर की 3 स्टेज होती है। ट्यूमर का मतलब होता है सेल का डिवाइड होके एक
वो बना लेना, जिसको हम लोग गांठ बोलते हैं, गुच्छा बोलते हैं, ऐसा बन जाता है। ये गुच्छा दो तरीके का होता है, एक होता है बिनाइंड, एक होता है कैंसरस। जो बिनाइंड होता है वो हार्मफुल नहीं होता है, हाँ, वो अब एक ही जगह रहेगा, उसका कोई हार्म नहीं होगा, बस उसके कारण क्या होता है वो गांठ बना के बॉडी में कहीं पड़ा रहेगा। उसके नुकसान क्या होते हैं कि अगर वो पिट्यूटरी में है यानी नाक के नीचे है, तो वो जब बढ़ता है तो आँख की और नाक की जो नसें हैं उनको दबाता है, तो आँख से कम दिखाई देगा, और बढ़ेगा तो ब्रेन पे भी असर डालेगा। तो वो सब चीज़ों को ऑपरेट करके निकाल देते हैं, या कहीं पर भी बॉडी में है, वो किस लोकेशन पे है ये डिपेंड करेगा। जो मैलिग्नेंट होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लड के थ्रू मैलिग्नेंट्स का होता है कैंसरस होते हैं, वो उनके जो डिफरेंट फॉर्म में फैलने की कंडीशन को बोलते हैं मेटास्टेसिस। यानी एक समय कैंसर क्या होता है, अगर किसी को पर्टिकुलर किसी जगह कैंसर है, उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया गया तो कैंसरस ब्लड के थ्रू डिफरेंट पार्ट में फैल जाता है, और एक स्टेज ऐसी आती है कि पूरी बॉडी में कैंसरस सेल्स होती हैं। सबसे जो डेंजरस कैंसरस है वो है पैंक्रियास का, लंग्स का। ये दो कैंसर ऐसे हैं जो बहुत ही डेंजरस हैं। लंग्स का कैंसर बहुत ही जल्दी 6 महीने के अंदर पर्सन की डेथ हो जाती है। हाँ, दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर, बट मोस्ट डेंजरस इज द लंग कैंसर। व्हाई? बिकॉज लंग्स इज डायरेक्टली रिलेटेड फॉर आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर लंग्स में कैंसर आ गया तो मतलब वो 6 महीने के अंदर ख़त्म कर देगा। और कैसे करता है उसका पता कैसे चलता है? खांसी होती है, खांसी जो होती है वो होती जाती है, नॉर्मल खांसी नहीं होती, आवाज़ बदल जाएगी, आवाज़ चेंज हो जाएगी, हाँ, और आपके बॉडी में कंजेशन रहेगा लंग्स में, मतलब तो ये लंबे समय पे अगर किसी को सर्दी जुकाम है तो दे हैव टू बी डायग्नोज। तो ये सारा कुछ काम करते हैं। खैर, तो ये सारा कुछ था। फिर ये एक समरी है, 2 किडनी 2 यूरेटर 1 ब्लैडर 1 यूरेथ्रा। ये क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी कि हमारे बॉडी में इनके नंबर्स क्या हैं। तो किडनी हमेशा 2 होगी संख्या में, यूरेटर 2 होंगे, ब्लैडर 1 होगा। ब्लैडर मीन्स यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर मीन्स व्हाट? यूरिनरी ब्लैडर, जिसको मूत्राशय भी बोलते हैं। यूरेथ्रा will be single, ठीक है। These are the function to remove solid and liquid waste from the blood stream to reach an isotonic equilibrium in the blood। हमारे ब्लड को एक आइसोटोनिक स्टेज पे पहुंचाने को ये बोलते हैं। When good organs go bad, this is a cross section of a normal kidney। ये एक सामान्य किडनी है, सामान्य तरीके से इसका फंक्शन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज ए आउटसाइड ऑफ ए किडनी दैट हैज़ लॉस्ट ब्लड फ्लो टू द टैन एरिया एंड द सेल्स हैव डाइड। ये ऐसी किडनी है जो कि ख़राब हो चुकी है, जो डैमेज हो चुकी है, और ये दोनों का फंक्शन है। तो ये किडनी नॉर्मल है, सामान्य है, और ये किडनी ऐसी है जो कि ख़राब हो चुकी है। और किडनी ख़राब होना अपने आप में उसका 2 ही इलाज आजकल है, या तो जिसको उसको RRT बोलते हैं, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो उसका फर्स्ट है डायलिसिस एंड अनदर वन इज़ द ट्रांसप्लांट। तो RRT मीन्स, RRT का फुल फॉर्म लिख लेना, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। RRT मीन्स रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। RRT means renal replacement therapy। RRT means renal replacement। First step is dialysis and second step kidney transplant। किडनी ट्रांसप्लांट। दूसरा लिखेंगे डिजीज रिलेटेड टू द एक्सक्रेटरी सिस्टम, डिजीज रिलेटेड टू द एक्सक्रेटरी सिस्टम। फर्स्ट, दूसरा लिखेंगे डिजीज रिलेटेड टू द एक्सक्रेटरी सिस्टम, लिखेंगे डिजीज रिलेटेड टू द एक्सक्रेटरी सिस्टम, डिजीज रिलेटेड टू द एक्सक्रेटरी सिस्टम, डिजीज रिलेटेड टू द एक्सक्रेटरी सिस्टम, डिजीज रिलेटेड टू द एक्सक्रेटरी सिस्टम में लिखेंगे वो है CKD, दैट इज नोन एज द CKD, disease related to the excretory system, that is known as the CKD। CKD means chronic kidney disease, chronic kidney disease। chronic means क्या होता है? 2 तरह की डिजीज होती है, chronic होती है, acute होती है, ठीक है। what is the meaning of acute? acute is a temporary short term disease, क्रॉनिक मीन्स लॉन्ग टर्म डिजीज़। क्रॉनिक डिजीज़ का मतलब होता है लंबे समय की बीमारी जो नहीं जाती है। क्यूट मतलब छोटा बीमारी, ठीक है। जैसे किडनी में स्टोन आ गया,
सपोज या किडनी में स्टोन आ गया, स्टोन का डेवलप हो गया, तो ये एक्यूट है, क्रॉनिक नहीं है, वो स्टोन को हम लोग ऑपरेट करके निकाल देंगे। लेकिन जो CKD है वो क्या है, दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म डिजीज़। दूसरा है आपका जो ये CKD है वो 5 स्टेज में होती है, इट हैज़ द 5 स्टेजेस। इसके 5 स्टेज होते हैं, यानी जो CKD किडनी की बीमारी होती है इसके 5 स्टेज होते हैं। जैसे कैंसर की स्टेज होती है ना, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, तो उसी तरीके से इसकी 5 स्टेज होती है। जो 5th स्टेज होती है दैट इज़ कॉल्ड टोटल किडनी फेल्योर, दैट इज़ कॉल्ड रीनल फेल्योर। स्टेज 5 इज नोन एज टोटल रीनल फेल्योर। स्टेज 5 is known as total renal failure. Stage 5 is known as total renal failure. ठीक है, इस डिज़ीज़ को उसके लिए एक थेरेपी होती है जिसको बोलते हैं RRT। RRT का मतलब होता है रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। जब इफ़ एनीबडी हैज़ किडनी डिजीज़ तो एक स्पेशल चीज़ें होती हैं जो हमारे ब्लड में बढ़ती हैं, वो होती है क्रेटेनाइन और यूरिया, दैट इज़ क्रेटेनाइन एंड यूरिया। इसको लिख लेंगे, क्रेटेनाइन एंड यूरिया, क्रेटेनाइन एंड यूरिया, क्रेटेनाइन एंड यूरिया। Creatinine and urea are the waste product. Creatinine and urea are the waste product. Creatinine and urea are the waste product that increase in our body. That increase in our body in case of CKD. That increase in our body in case of CKD. That increase in our body in case of CKD. ठीक है, तो हमारे जो बॉडी में जो रेस्पिरेटरी जो एक्सक्रेशन में क्रेटिनाइन इसे प्रोटीन के उससे, प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है, प्रोटीन के डाइजेशन से ये प्रोडक्ट बनता है, प्रोटीन के एक्सक्रेशन से ये बाई प्रोडक्ट होता है क्रेटिनाइन। तो ये हमारे बॉडी में ये बढ़ जाता है, इसका जो लिमिट होता है 1.2 होता है, लेकिन जब ये पॉइंट से बढ़ता है तो हमको प्रॉब्लम होता है। इस पे जुड़ी हुई कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ बातें हैं जो हम लोग नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे बॉडी में जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो तो है किडनी, लेकिन किडनी के अलावा भी हमारी स्किन, हमारे लंग्स, ये सारा कुछ रेस्पिरेशन में काम करते हैं। इससे जुड़े हुए जो प्रश्न होंगे आप लोग अपने प्रश्न मुझ तक पहुँचाएँगे। टिल देन, थैंक यू, धन्यवाद।